स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 हिंदी कृतिका का महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो आप लोग का कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, माता के आंचल से आप लोग का फाइनल एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे पहले जो आप लोग का प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह के क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, यानी कि वो अपने मित्र मंडली बोले तो अपने उम्र के बच्चों के साथ में खेलने में उसको काफ़ी आनंद आता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी है। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता है, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है, यानी कि अपने मित्रों के साथ में अथवा अन्य बच्चों के साथ में मिलकर वो खेलना शुरू कर देता है। उसी मार्ग अवस्था में वह सिसकना भूल जाता है, अर्थात वह अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। दूसरा जो हमारा इस चैप्टर से प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? जी बिल्कुल, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियां, गीले मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी, जिनसे वे खेलते व खुश होते। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता-पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफ़िक्र अनुमति नहीं देते हैं, यानी कि पूरी तरह से छूट नहीं देते हैं हमारे खेलने की। आज क्रिकेट का सामान, भिन्न-भिन्न तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य यानी कि बिना खर्च किए हुए ही प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित ना होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है, यानी कि लोग बाजार में खरीदते हैं हम लोग, और इसके लिए हमें मूल्य अदा करना पड़ता है। आज के युग में खेलने के समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती है, यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोलानाथ की खेल की सामग्री और अभी हम वर्तमान समय की खेल सामग्री में काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से एक और प्रश्न आप लोग को करना है, जो कि टॉप क्लास का क्वेश्चन है, जहाँ से आप लोग का फाइनल एग्जाम में प्रश्न बनना ही बनना है। तो वो प्रश्न है कि माता के आंचल पाठ में माता पिता का अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार का वात्सल्य व्यक्त हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक माता पिता अपने बच्चे को स्नेह की धारा में रखता है। एक माँ अपने बच्चे को नहाता है, दूध पिलाता है, उनके उलझे हुए बालों में कंघी करता है। इसके अलावा बड़े लाड प्यार से उसे भोजन भी करवाता है। तो एक माँ का संबंध एक बच्चे के प्रति अब अटूट होता है। जब बच्चे को माँ कपड़ा पहनाती है तो बच्चे बड़े प्रेम से उसके मुँह को निखारती है। तो ऐसे एग्ज़ाम में आप लोग का पूछे जाने का काफ़ी संभावनाएँ बन सकती है, तो इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, कृतिका क्या है? साना साना हाथ जोड़ी, जहाँ से भी आप लोग का एग्जाम बन सकता है क्वेश्चन। तो जिसका क्वेश्चन है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतों लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है। तो रात्रि का समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे नीचे धरती पर टिमटिमा रहा हो। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झलार से बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो, अर्थात उसकी नज़रें वहाँ से हट ही नहीं रहा हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अनिश्चितता में डूबी हुई उस जादू उजाले में नहा रही थी, जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रहे थे। तो गतों के झिलमिलाते सितारों के बीच में लेखिका एकदम से खो जाती है। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा होने वाला है एग्जाम के लिए आप लोग का। वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे जो हमारा बार बार पूछा जाता है वो है, गतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि गतों को मेहनतकश बादशाह का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गतंग के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। वहाँ के स्त्री पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर खेतों में काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ के बच्चे भी अपने माता पिता के कामों में हाथ बढ़ाते हैं। जब वह स्कूल जाते हैं और स्कूल के आने के बाद सारा समय अपने माता पिता के कामों में हाथ बढ़ाते हैं। साथ ही आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। तो टॉप क्लास का क्वेश्चन बनने वाला है।
इसके बाद आप लोग का जो प्रश्न है वो है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। मेरे प्यारे बच्चों, सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। वैसे टॉप क्लास का जो क्वेश्चन आप लोग का होगा, गतों को मेहनत कद का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जितने नरगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, नार्गे के अनुसार सिक्किम के रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। इसके अलावा नार्गे ने कहा कि नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराए गए पताके किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। इनका रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। वहीं सिक्किम में घूमते चक्र भारत के अन्य स्थानों व्याप्त आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाओं की तरह ही है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि गतों को मेहनत कद का बादशाह क्यों कहा गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मैं क्या लिखता हूँ। यहाँ से भी आप लोग का कुछ प्रश्न बन सकते हैं, वैसे बहुत कम देखा जाता है। तो जिसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। मेरे प्यारे बच्चों, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों का अखबारों में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौर किया था। वह उस अस्पताल में भी गया जहाँ आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनाना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन बाद जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ से उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रकार जैसे समूची दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी गई हो। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। वहीं इसमें से और कोई प्रश्न हम देख सकते हैं, तो वैसा कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं होने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, यही ठैया झूलने हैरैनी और रामा से भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जहाँ से प्रश्न हमारा जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। तो आप लोग को पता है कि दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था, उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को धुतकारती रहती थी, क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था। उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था। उसने जान लिया था कि टुन्नू उसका शरीर का नहीं बल्कि उसका गायन कला का प्रेमी था। फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु पर का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला उसका हृदय आज चित्कार कर रहा था। टुन्नू की मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समझ प्रस्तुत कर दिया। उसे टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती आने की पहन ली। तो ये कि अच्छा प्रश्न होने वाला है एग्जाम में, और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए। वहीं अगला प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसमें से दुलारी और टुन्नू का परिचय के बारे में भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है आप लोग का, कि दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था, जहाँ वह गाने के लिए बुलाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खास नाम था। उसे पद में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े-बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे, और यही कारण है कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था, यानी कि उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसे भी पदात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त थी। टुन्नू दुलारी की चुनौती स्वीकार करता है। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर उसे सुनाती है। टुन्नू ने अपना कला से दुलारी को नतमस्तक कर दिया। तो इस प्रकार दुलारी का टुन्नू से पहली परिचय कहाँ हुआ था, तो
तीज के अवसर पर खोजो बाजार में हुआ था। तो इस तरह से हमारा कृतिका में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमने सभी प्रश्नों को कर लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में जा सके। तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, इस बार आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत।